ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने आंसर्स लिख के सारे रेडी रखे हैं। चलो फिर डिस्कस कर लेते हैं। A coolie in a uniform picks up the luggage of A and carried it out of the railway station without being asked by A, and A also allows him to do so. तो एक कूली आया, उसने ये ए का बैग उठाया, स्टेशन के बाहर चलने लगा, ए ने भी उसे रोका नहीं। अब वो स्टेशन के बाहर पहुंच के बोलता है कि मुझे पैसे दो, मिलेंगे क्या? इन दिस केस जब कूली ने वो सामान उठाया, दैट इज नथिंग बट इम्प्लाइड ऑफर। ए ने उसे करने दिया। उसके एक्शन से पता चलता है या उसके साइलेंस से पता चलता है कि उसको कोई आपत्ति नहीं है। दिस इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। अरे जब इम्प्लाइड ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो क्या बन गया इनके बीच में? इनके बीच में बन गया एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका जो आंसर है वो इसी तरीके से फ्रेम होने लग जाएगा। देखो, पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि ये एक इम्प्लाइड ऑफर है, फिर ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, बन गया इनके बीच में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी ना, ठीक है। इन दिस केस जब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है तो फिर भैया आपने सर्विसेज यूज किए हैं, पे तो करना पड़ेगा। सो इन दिस केस ए विल हैव टू पे। ओके, ए विल हैव टू पे। अब आंसर फ्रेमिंग कैसे करते हैं, क्या लिखेंगे सबसे पहले, फिर बाद में कैसे फ्रेम करेंगे? क्योंकि ये क्वेश्चन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, तो आप लिखोगे सेक्शन 9 डिफाइंस इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज। तो सेक्शन 9 से आपको शुरुआत करनी है, आपको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आप लिख सकते हो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स, either oral or written. It is understood, it is implied from the action of the parties, conduct of the parties या circumstances of the case, ठीक है। तो सबसे पहले आपको implied contract को define करना है। that implied contract is made otherwise than in words. Okay, it is made otherwise than in words. It is inferred from action of the parties, conduct of the parties, या फिर आप लिख सकते हो facts and circumstances of the, फिर आप एक्सप्लेन करो। इतना मेरे हिसाब से बस है। देन इन फैक्ट्स ऑफ द केस आप क्वेश्चन ही लिख दोगे। एनालिसिस में आप लिखोगे कि कूली ने लगेज पिकअप किया, द कूली हैज मेड एन इम्प्लाइड ऑफर, ए अलाउड हिम टू डू सो, दैट इज इम्प्लाइड acceptance. So it is understood from their conduct, okay, it is understood from their conduct that they have entered into an implied contract. Okay, this is nothing but an implied contract, and because there is a contract, A will have to pay. Okay, A will have to, because it's an implied contract, A will have to. And conclusion में आप यही लिखोगे, क्या पूछा है, that will he have to pay? तो yes, conclusion में भी यही लिखेंगे, because A has used the services, he will have to pay for those services. ठीक है। इसका मॉडल आंसर भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, एक आपको अलग से बुकलेट मिली होगी। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही एक्सप्लेन किया है इंस्टीट्यूट ने, सेक्शन 9 लिखा है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर इन वर्ड्स, विच आर मेड अदरवाइज दैन इन वर्ड्स। इन द प्रेजेंट केस उसने, कूली ने लगेज उठाया, ये एक इम्प्लाइड ऑफर है, ए ने उसको अलाउ कर दिया, ये एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, बन जाता है एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आपने सर्विसेज यूज किए हैं तो पे तो करना ही पड़ेगा ना, पे तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा लिखना है आपको। X threatens to kill Y, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, उसको ब्रेक कर करके एरो फॉर्मेट में लिखते जाओ। नाउ X threatens to kill Y if Y does not sell his house for ₹2 lakh। अरे वो धमकी दे रहा है, तो क्या हो गया इसमें? कोवर्जन है ये। यस, दिस इज नथिंग बट कोवर्जन। कोवर्जन जैसे ही आ गया मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए ये तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। एट ऑप्शन ऑफ वाई। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैंने मेरा आंसर भी बनाना शुरू कर दिया, देखा आपने?
अच्छा, वाई एग्री कर देता है, एक्स बोरोस, ही टेक्स अ लोन फ्रॉम जेड 2 लाख का, कि भाई आगे मुझे देना है, तो वो लोन ले लेता है. यू हैव टू स्टेट द नेचर ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई एंड जेड. बोलो. ये तो वॉइडेबल है एक्स एंड वाई, वो तो मेरे को पता चल गया. अब ये जो लोन एग्रीमेंट है ये वैलिड होगा. मैम क्या बोल रहे हो? वो किलिंग के लिए दे रहा है क्या? क्या लोन किलिंग के लिए दे रहा है कि घर खरीदने के लिए दे रहा है? यहां पे ध्यान से पढ़ो वर्डिंग्स. Z इज अवेयर ऑफ द पर्पस ऑफ द लोन. पर्पस ऑफ द लोन क्या है? किल करना है. पर्पस ऑफ द लोन इज टू बाय अ हाउस. तो लोन जो दे रहा है ये वैलिड है बिकॉज द पर्पस ऑफ द लोन is to enable him to buy a, okay, to buy a house. X agrees to pay Y. X agrees to pay Y 5 lakh rupees. X agrees to pay Y 5 lakh rupees if Y kills Z. अच्छा, ये करने के लिए X ने ले लिए 5 लाख रुपीज फ्रॉम W. Now W is also aware of the purpose of the loan. उसको भी पता है. He is aware of the purpose of the loan. Y ने तो अपना काम कर दिया, उसने Z को किल कर दिया, लेकिन X वो लोन रीपे करने से मना कर देता है. क्या लगता है? सबसे पहले तो ये वाला जो एग्रीमेंट है ये वॉइड है क्योंकि पर्पस किलिंग है. आप बोल सकते हो मैम ये तो इलीगल होगा. हाँ, इलीगल भी आखिर में तो वॉइड ही होगा ना. इलीगल एंड वॉइड है. अच्छा, W को पता है पर्पस ऑफ द लोन, लोन उसको पता है लिया जा रहा है टू किल Z, तो कोलैटरल इज ऑल्सो वॉइड. तो आप बोल सकते हो मेन एग्रीमेंट इज इलीगल, देयरफॉर द कोलैटरल इज ऑल्सो टेंटेड विद इलीगैलिटी, कोलैटरल बिकम्स वॉइड. सो एग्रीमेंट बिटवीन X एंड Y, X एंड W, ये इलीगल है, इसीलिए कोलैटरल भी है. मॉडल आंसर भी कुछ ऐसा ही है. डिफरेंशिएट बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल एग्रीमेंट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है मतलब ये वैलिड होगा ना व्हेन एंटर्ड. तो इन दिस केस इट इज वैलिड व्हेन एंटर्ड, बट लेटर ऑन ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस इट बिकम्स वॉइड. बाद में वॉइड हो जाता है. लेकिन कभी कभार वो वॉइड एब इनिशियो भी हो सकता है. ठीक है, इट कैन बी वॉइड एब इनिशियो ऑल्सो. शुरू से ही वॉइड हो जाए. माइनर को लोन देना, किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट ना, वो वॉइड एब इनिशियो है. तो वॉइड मतलब इट इज वैलिड व्हेन एंटर्ड, लेटर ऑन इट बिकम्स वॉइड, और इट में बी वॉइड एब इनिशियो. लेकिन इलीगल एग्रीमेंट तो हमेशा से ही वॉइड है. इट इज ऑलवेज वॉइड एब इनिशियो. अच्छा, ये तो कभी कभार वैलिड भी हो सकता है ना व्हेन एंटर्ड. जब एंटर किया तो वैलिड भी हो सकता है. ये तो इलीगल तो शुरू से ही वॉइड. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप क्या है? सी, वॉइड may not be illegal, but illegal is always void. Huh? Illegal is always void. ये स्कोप है. अब X ने Y को बोला कि मैं तुझे मेरी कार बेचूंगा, 5 lakhs में दूंगा या 6 lakhs में दूंगा, ये मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं की. तो मैं 5 लाख में दूंगा या 6 लाख में दूंगा, ये तो अनसर्टन है. दिस इज वॉइड. लेकिन क्या ये इलीगल होगा? नहीं. पर ऑन दी अदर हैंड वॉइड इज ऑलवेज इलीगल. जैसे X ने Y को पैसे दिए टू किल Z, या गैम्बलिंग के लिए पैसे दिए, ये सारा कुछ इलीगल है. What is the effect on collateral transactions? Collateral means additional. What is the effect on collateral transaction? Collateral means additional. अब देखो, X ने Y को प्रॉमिस किया I will marry you. ये तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड प्रॉमिस है. एंगेजमेंट भी हो गई इनकी. एंगेजमेंट हो जाती है ना तो वैलिड हो जाता है. एंगेजमेंट ऐसे बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को बोला आई विल मैरी यू,
तो फिर वो वैलिड प्रॉमिस नहीं होगा। हाँ, एंगेजमेंट हो जाती है, दुनिया को पता चल जाता है कि इनकी शादी होने वाली है, फिर आप तोड़ दो, तो दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बोलता है आई विल मैरी यू, ऐसे प्रोमिस को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते। लेकिन अगर एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया आई विल मैरी यू, एंगेजमेंट होगी, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप अपनी प्रॉमिस फुलफिल नहीं करते हो तो सामने वाली पार्टी एक्शन ले सकती है। अच्छा, एक्स ने वाई से कहा आई विल मैरी यू, अब शादी में भाई बहुत खर्चा होता है, तो उसने जेड से लोन ले लिया। बट बिफोर मैरिज एक्स डाइड। अब जो मेन एग्रीमेंट है वो वैलिड से हो गया वॉइड। तो क्या कोलैटरल भी वॉइड हो जाएगा? क्या हम जेड को बोले देख भाई शादी तो हुई नहीं, तू तेरा लोन भूल जा, शादी तो हुई नहीं, वो तो रीपे करना ही पड़ेगा ना। तो ये तो वैलिड रहेगा। मैंने आपको एक टेबल लिखवाई थी, आपको याद है क्या? नहीं है तो फिर एक बार फिर से कर लेते हैं। मेन अग्रीमेंट की हम बात करें, अगर मेन एग्रीमेंट, और ये आ गया यहां पर कोलैटरल अग्रीमेंट। मेन अग्रीमेंट अगर वॉइड है तो कोलैटरल को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोलैटरल नीड नॉट बी वॉइड, मतलब कभी वॉइड भी हो सकता है, कभी वैलिड भी हो सकता है, कभी वॉइड भी हो सकते हैं, कभी वैलिड भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मेन अग्रीमेंट इलीगल है तो कोलैटरल हमेशा वॉइड होगा, बिकॉज द कोलैटरल इज ऑल्सो टेंटेड विद इलीगैलिटी, मतलब उस पर भी इलीगैलिटी का दाग लग जाता है। दैट इज ऑल्सो टेंटेड विद इलीगैलिटी। तो यहां पर अगर मेन एग्रीमेंट वॉइड है तो कोलैटरल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोलैटरल वैलिड रहेगा। लेकिन अगर एक्स और वाई गैम्बलिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये गैम्बलिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और एक्स हार जाता है, ठीक है, ही लूजेस, तो इन दिस केस वो जेड से लोन ले लेता है। क्योंकि मेन एग्रीमेंट गैम्बलिंग की थी, मेन एग्रीमेंट इलीगल है, तो उसका दाग इस पर भी लग जाएगा, ये भी वॉइड हो जाएगा। लेकिन रुकिए रुकिए मैम, व्हाट इफ जेड इज इनोसेंट, ही इज नॉट अवेयर ऑफ द पर्पस ऑफ द लोन, तो वो प्रूव कर दे कि मैं इनोसेंट हूं तो वैलिड हो जाएगा। ही हैज टू प्रूव, ही हैज टू प्रूव दैट ही इज इनोसेंट, ओनली देन इट विल बी वैलिड। अदरवाइज तो हम वॉइड पकड़ के ही चलेंगे उसको। पनिशमेंट, वॉइड में नो पनिशमेंट, लेकिन इलीगल में देयर इज पनिशमेंट। वॉइड में बेनिफिट रिस्टोर होगा, सेक्शन 65, देयर इज रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। अब देखो ना, एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें अनियन सप्लाई करूंगा, वाई ने 10,000 रुपीज एडवांस दे दिया, फिर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, तो ये 10,000 रुपीज मुझे रिटर्न करने पड़ेंगे कि नहीं? ऑफ कोर्स करने पड़ेंगे। सो देर विल बी रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, ये रिस्टोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर इलीगल है, एक्स ने वाई को कुछ पैसे दिए फॉर किलिंग जेड, 10,000 रुपए, और वाई ने बोला मैंने ये सारा काम छोड़ दिया है, तो ये 10,000 हम उससे रिकवर नहीं कर सकते। देर कैन नॉट बी एनी रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इन केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट। तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन, एंड यहाँ पर मैंने आपको मॉडल आंसर भी दिया है अगर सेंटेंस फॉर्म में लिखना है तो इसी के साथ हमारे डिस्कशंस अभी खत्म हुए। एंड अगला जो हमारा चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। उसी की तैयारी में लग जाते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।